जी, वी विल क्रिएट अ वर्चुअल मशीन यूजिंग द पोर्टल। और इस मॉड्यूल में है हमारे पास क्या, क्रिएट अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन यूजिंग द Azure पोर्टल and then connect to our running Windows virtual machine using remote desktop, and then we can install software and change the network configuration on the VM using the Azure portal। तो मेन हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ क्रिएट अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन इन Azure। अच्छा, ये अगर आप इस टाइटल से इसको सर्च करते हैं ना ये डॉक्स वाले प्लेटफॉर्म पे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इफ़ यू से तो मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसमें इंट्रोडक्शन है, क्रिएट अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन इन एजर, ये उसकी कोई थ्योरी है, ये एक्सरसाइज है। मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाता हूँ। सर कर लीजिए, लिंक चैट बॉक्स में भेजिए। जी, ये चैट में लिंक चला गया है आपके पास। ओके जी, एक्टिवेट सैंडबॉक्स। आप लोग ये सैंडबॉक्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं? जी सर, लास्ट लैब में हमने किया ट्राई। ठीक है। इसमें ये विंडोज सर्वर क्रिएट करवाएगा हमसे। सर ये उसी और लैब का हिस्सा ही है, कोई अलग से कोई टास्क है ये? आप कह लें कि उस लैब का हिस्सा है, मतलब मोर और लेस वही चीज़ें हैं, मोर और लेस, थोड़ी कम होगी कहीं कुछ ज़्यादा होगा। एक्चुअली हमने कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, लाइक ये बेसिक्स और डिस्क नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इसमें। तो लाइक ये रिसोर्स ग्रुप तो ये खुद हमें बना के देता है, वर्चुअल मशीन का नेम आ जाएगा और इमेज आपने कौन सा लेना है, यहाँ पे 2019 डाटा सेंटर लिया हुआ है। उसके बाद साइज़ कौन सा है, 1 वर्चुअल सीपीयू है, ये DS1V2 है, ये इस तरह डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके पास। तो इसके साथ वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लिखता है कि $85 पर मंथ जो है वो यूज़ होती है। 1 वर्चुअल सीपीयू है, 3.5 GB ऑफ रैम है, इसमें डिफरेंट साइजेस हैं आपके पास। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं आपके पास, डिस्क, ऐसे ही आप डिस्क भी क्रिएट करते हैं डिफरेंट साइजेस की। डिस्क में आपके पास ये हैं जी, SSD हैं या सिंपल डिस्क हैं, और क्या उन पे इंक्रिप्शन है या नहीं है। तो डिस्क के कुछ मॉडल्स वगैरह जो हैं वो हम देखेंगे। फिर ऐसे ही नेटवर्क है, नेटवर्क को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और फाइनली हम एक वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ये पोर्टल जो है उसे लॉगिन करना होगा। ओके जी, ये लॉगिन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स ये हमें मिला है। और इसमें होगा क्या, मैं ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज जो है वो अलग कर लेता हूँ ताकि यहाँ हम इसको मैनेज करें चीज़ों को। ओके, मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है, ये वही जो अभी हमने देखा था। तो इसको देख के जैसे जैसे
इसको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि सैंड बॉक्स एक लिमिटेड लैब के लिए होता है। जो लैब में कोई टास्क परफॉर्म करना है, सैंड बॉक्स में मोस्टली आप वही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उससे हट के थोड़ा बहुत सम टाइम वो आपको गुंजाइश देता है, लेकिन अगर हम इंटायरली एक डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क क्रिएट करना शुरू कर दें तो वो रिफ्यूज़ कर देगा हमें। अच्छा जी, अब हमें वी हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स, और रिसोर्स में लाइक हमें विंडोज़ सर्वर 2019 ये क्रिएट करना है। चलिए इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। और इन ऑप्शंस में लाइक ये सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, और ये रिसोर्स ग्रुप है, दिस वन ये लर्न वाला जो रिसोर्स ग्रुप है। अगर हम कोई न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ से करेंगे। वेल जी, वर्चुअल मशीन का हम क्या नाम रखना चाहते हैं, आप जो मर्ज़ी नाम रख लें। लाइक मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ जी गूगल विज़, मैंने इसका नाम रख लिया। कोई और नाम भी रखा जा सकता है। ये कौन सी रीजन में हम ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, ये देखें हमारे पास देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ रीजन्स। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो यूएस वेस्ट यूएस है उसे सिलेक्ट करता हूँ। और अवेलेबिलिटी ग्रुप्स जो हैं ये सैंडबॉक्स में हमें नहीं मिलेंगे, अलबत्ता हम अगर हमें रिक्वायर्ड हैं तो हम यहाँ से मीन अगर हमारे पास ऐसी सब्सक्रिप्शन है या हमारे पास अवेलेबिलिटी ग्रुप्स की ऑप्शन हो तो हम वहाँ पे ये ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर नॉर्मली अवेलेबिलिटी ऑप्शंस पे क्या क्या चीज़ें होंगी? नॉर्मली क्या? अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अवेलेबिलिटी ऑप्शन में देखें, अवेलेबिलिटी जोन है आपके पास, और वर्चुअल मशीन का स्केल सेट है, और अवेलेबिलिटी सेट है। बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन्स होते क्या हैं कि सपोज अगर एक डाटा सेंटर में आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है ना, तो व्हाट इफ़ कि अगर वो डाटा सेंटर जो है वो डाउन हो जाता है, उसकी कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, या वो डाटा सेंटर में कोई डिज़ास्टर आ गया और डाटा सेंटर ही गायब हो गया, तो आपकी वीएम जो है वो किसी और डाटा सेंटर में भी मौजूद होनी चाहिए, ताकि एक साइड से अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही तो दूसरी जगह से सर्विस मिल सके। दिस इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी ग्रुप्स। तो अवेलेबिलिटी में एक तो ये पॉसिबल है कि जिस जोन में आप हैं उस जोन में जो डाटा सेंटर्स हैं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक डाटा सेंटर के अंदर ही सपोज एक सर्वर आपका क्रैश कर गया, तो आपकी वीएम जो है वो मल्टीपल सर्वर्स पे होनी चाहिए। नॉर्मली 3 सर्वर्स पे होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि अगर एक सर्वर क्रैश कर गया तो सेम डाटा सेंटर में आपकी वीएम किसी और सर्वर पे भी पड़ी हुई हो। और अगर पूरा डाटा सेंटर ही क्रैश कर गया तो आपको पता है कि आपके डाटा सेंटर विद इन द जोन दूसरे डाटा सेंटर्स के साथ भी लिंक्ड होते हैं। और इवन अगर पूरा जोन भी जो है वो अगर एक जोन ही डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको पता है कि जोन रिडंडेंट जोन्स होते हैं, एक जोन की दूसरे जोन के साथ रिडंडेंसी है, कनेक्टिविटी है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए आपको अलग से ये सर्विसेज हैं, अलग से पे करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस हैं। आप यूबंटो, सूजी, रेड हैट, ओरेकल, लिनक्स, डेबियन, सेंटोस, और इसी तरह से आपके पास ये विंडोज़ से रिलेटेड भी हैं। विंडोज़ 2012, विंडोज़ 10 का भी आप यहाँ से बना सकते हैं, 19 है। इन चीज़ों को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जो इमेज आपने लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास, अच्छा ये काफ़ी नहीं है, यहाँ और इमेजेस भी हैं। अगर आप और इमेजेस पे क्लिक करती हैं तो आपके पास और काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, ये देख लें। तो एनी हाउ यहाँ से हमने सिलेक्ट किया था। अच्छा ये नीचे जो है ना टास्क बार, यहाँ से आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ये ब्लेड्स वगैरह आप मूव कर सकते हैं। सर वैसे इसका बेसिक पर्पस क्या होता है ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का? हाँ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये आपका एक सिंपल कंप्यूटर है, मतलब एक सर्वर है, वो आप इंस्टॉल कर रहे हैं।
जी। अब उस सर्वर से आपने क्या काम लेना है, आपने सपोज उसको वेब सर्वर बनाना है, आपने सपोज उसको डेटाबेस सर्वर बनाना है, आपने सपोज उसको फाइल सर्वर बनाना है, आपने कुछ भी बनाना है, तो ये बेसिकली आपका एक सर्वर है जो आप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले आप फिज़िकल सर्वर परचेज करते थे और जी। उसमें डीवीडी वगैरह के ज़रिए आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते थे, सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते थे। तो अब फिज़िकल सर्वर्स का रवाज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अब आप क्या करते हैं, अब आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। फिज़िकल सर्वर पे क्या होता था कि नॉर्मली एक सर्वर पे आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, लेकिन यहाँ हमने देखा था लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि अगर सपोज आपके पास सर्वर है, सपोज फिज़िकल सर्वर है, यहाँ पे देखें तो ये देखें यहाँ पे कितनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हुई हुई हैं। यानी ये आप लोकल डाटा सेंटर में भी ये वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करते हैं। ये 2016 है और ये ऐसे ही काली लिनक्स है, ये माइक्रोटिक है, तो इस तरह से ये विंडोज़ 10 है। तो डिफरेंट मशीन्स हैं, आप जिसको डबल क्लिक करेंगे, सपोज मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये मशीन अपीयर हो गई है। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है और ये रन हो जाएगी, ठीक है ना। तो मीन्स एक फिज़िकल कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये वर्चुअल विंडोज़ 10 है, ये मैं लोकल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, इसकी अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ इसको मैंने अपने कंप्यूटर में से 2 GB रैम जो है वो एलोकेट की हुई है और प्रोसेसर मैंने एक वर्चुअल CPU उसको एलोकेट किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही हार्ड ड्राइव मैंने ये एक हार्ड ड्राइव SCSI कंट्रोलर के साथ अटैच की हुई है। ऐसे ही DVD ड्राइव अगर कोई है तो, और ऐसे ही नेटवर्क कार्ड मैंने ये वाला अटैच किया हुआ है। सपोज एक सर्वर मशीन जो होती है उसमें अगर 4-5 नेटवर्क कार्ड्स हैं तो मैं कौन सा नेटवर्क कार्ड उसके साथ अटैच करना चाहता हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक फ़िज़िकल मशीन है आपके पास, जी। उसमें आपके पास यू हैव प्लेंटी ऑफ रैम, यू हैव प्लेंटी ऑफ प्रोसेसिंग पावर, यू हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरेज, यू हैव प्लेंटी ऑफ नेटवर्क कार्ड्स। तो आप उस एक फ़िज़िकल सर्वर पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करें और हर वर्चुअल मशीन पे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें से कोई आपका डेटाबेस सर्वर है, कोई वेब सर्वर है, कोई ईमेल सर्वर है, कोई फाइल सर्वर है, कोई डोमेन कंट्रोलर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इस तरह से है। तो सर जो तो यही मेमोरी असाइन जो करते हैं वर्चुअल मशीन को, वो आपके जी, कंप्यूटर की मेमोरी में से असाइन होती है? एग्ज़ैक्टली उसमें से माइनस हो जाएगी, जी। ठीक। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे अब हम साइज़ पे आते हैं, तो ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इसका प्री बिल्ट एक कह लें कि मॉडल्स हैं DS1V2 इसको हम कहते हैं। इसमें 1 वर्चुअल CPU होता है और 3.5 GB मेमोरी होती है और ये इसका मंथली इसकी कॉस्ट है। अगर मैं इसको सी ऑल साइजेस करता हूँ तो ये एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें आपको आज दिखाना चाह रहा था ना कि अब देखें ये DS1V2 DS, ये D2SV3 D2ASV2 ये इनके कोड्स हैं सारे। और यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सारी जनरल पर्पस मशीन्स हैं और इनमें वर्चुअल CPUs कितने होते हैं, यहाँ पे ये देखें 1 2 2 1 2 2 4 4 8। लाइक ये जो D8SV3 है इसमें 8 वर्चुअल CPUs होते हैं हमारे पास और इसमें रैम कितनी होती है 32 GB। 32। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास B1SB है, ये एक स्मॉल स्केल का है, इसमें 1 CPU होता है और रैम भी इसमें 1 GB है और इसमें डाटा डिस्क 2 हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसमें 16 है। लास्ट से मुराद ये है कि इस स्क्रीन पे हमारा जो लास्ट है ये मैक्सिमम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए अलग से कह लें कि हमारे पास हार्ड ड्राइव अवेलेबल है। प्रीमियम डिस्क इसमें इन सब में सपोर्टेड हैं। प्रीमियम का मतलब है SSD ड्राइव्स और ये साथ में उन्होंने आपको कॉस्ट भी दी हुई है। लाइक अगर हम इस पे आ जाएं तो ये हमारा तकरीबन $12 पर मंथ, ये सबसे सस्ती मशीन है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये देखें आप, ये सारी की सारी जो मशीन्स थी
मोस्टली जो यूज़ होती हैं ये जनरल पर्पज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें, ये डी सीरीज़ है, बी सीरीज़ है, ए सीरीज़ है। अब आगे इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई हैं। जो डी सीरीज़ हैं, द लेटेस्ट जनरेशन डी फैमिली साइजेस रिकमेंडेड फॉर योर जनरल पर्पज़ नीड, ये भी जनरल पर्पज़ के लिए हैं। ये फुल सीपीयू परफॉर्मेंस के लिए है, ठीक है। ये एंट्री लेवल वर्कलोड्स के लिए हैं, यानी प्रोडक्शन के लिए हैं। और ये हाई मेमोरी नीड्स के लिए हैं। ये डिफरेंट इदारों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ना, कुछ को मेमोरी ज़्यादा चाहिए, कुछ को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, कुछ को प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए। और ये जो है ये 2F सीरीज़ जो है 2x परफॉर्मेंस बूस्ट फॉर वेक्टर प्रोसेसिंग वर्कलोड्स। अब सपोज अगर मैं इसको देखूँ, बल्कि ये हाई परफॉर्मेंस को देखूँ, तो अब यहाँ पे देखें, अब ये एक मशीन जो है ये $1000 तक जा रही है। और इसमें क्या है, 8 वर्चुअल CPUs हैं, 56 GB रैम है और 32 डाटा डिस्क्स हैं। दिस इज़ टू मच। और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी उसके हिसाब से हैं। और ये $1200 पर मंथ इसकी कॉस्ट आ रही है। सो देयर आर अदर ऑप्शंस, डी सीरीज़ हैं, ई सीरीज़ हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये थर्ड जनरेशन फैमिली साइजेस फॉर हाई मेमोरी नीड्स, इसमें मेमोरी ज़्यादा होगी आपके पास। ये देखें 128 GB मेमोरी, 256 GB और ये 32 GB मेमोरी यहाँ पे। और ये $5000 पर मंथ, इसमें 64 वर्चुअल CPUs हैं। तो अगर आप बहुत चलाना चाहते हैं, हैवी ड्यूटी किस्म का वर्कलोड आप डालना चाहते हैं, तो फिर आपको इतनी पावरफुल मशीन चाहिए होगी। देखिए ना, आपको अब हार्डवेयर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हार्डवेयर का ऑर्डर करते हैं, वो कहीं चाइना से, कहीं और किसी कंट्री से वो शिप होता है, 2 माह के बाद आएगा। जस्ट आप यहाँ से ओपन करें और सिलेक्ट करें और यूज़ करें, दैट्स ऑल। अच्छा, ये पुराने ओल्ड जनरेशन साइजेस भी हैं यहाँ पे कुछ। ये $14 में है सिर्फ, ठीक है, $13 में है, तो और भी हैं। तो इस तरह से यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस और इनसफिशिएंट कोटा। वेल, वापस आते हैं और हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कौन सा साइज सिलेक्ट था, DS1 V2, तो हम इसी के साथ चलते हैं। जब आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड भी चाहिए होता है। चले मैं यूज़र नेम एडमिन रख लेता हूँ। अच्छा, एडमिन इज़ रिजर्व वर्ड, और इसको मैं कर लेता हूँ जी, अपना नेम रख लेता हूँ। पासवर्ड जो है वो आपने कोई कम्प्लेक्स वाला रखना है। पासवर्ड पहले जो स्टैंडर्ड था ना वो 8 करैक्टर्स था। अब पासवर्ड जो है ना, इन्होंने क्लाउड पे 12 करैक्टर्स से, छोटे से छोटा पासवर्ड जो है वो 12 करैक्टर्स का आपने लगाना है। अच्छा, देन है जी आपके पास इनबाउंड पोर्ट रूल्स। इसका मतलब ये है कि वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट तो हो जाएगी वहाँ पे, लेकिन आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे? उसको एक्सेस आप करेंगे रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए। रिमोट डेस्कटॉप का टूल होता है ना यहाँ पे आपके पास, ये वाला। इसके ज़रिए आप अपने नेटवर्क में या कोई भी पब्लिक आईपी के साथ, यहाँ पे आप आईपी लिखेंगे तो ये उसका डेस्कटॉप आपके साथ अपीयर हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, इसे ऑन करने के लिए क्लाउड में आपको ये वाली जो पोर्ट है 3398 RDP रिमोट डेस्कटॉप, इसे इनेबल करना होता है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करते, ये है ना अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स, अगर आप इसको इनेबल नहीं करते
तो फिर क्या होगा कि आपकी मशीन क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन आप उसको रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर लें, बाद में भी हम इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको साथ ही इनेबल कर रहे हैं। और आरडीपी के ज़रिए, अच्छा आरडीपी के अलावा भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज़ ये जो वर्चुअल मशीन है इसको आप वेब सर्वर बनाना चाहते हैं सपोज़, तो वेब सर्वर का मतलब यही है ना कि आप इस पे अपनी वेबसाइट रखेंगे। तो अगर आप इस पे वेबसाइट रखेंगे तो आपको पता है कि HTTP प्रोटोकॉल जो है ये पोर्ट 80 को यूज़ करता है। एम आई राइट जी? यस सर। और अगर आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS है तो वो 443 यूज़ करता है। तो वेल अगर आपने इस पे वेब सर्वर बनाना है तो आप इन पोर्ट्स को भी क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ RDP करना है या सिक्योर सॉकेट लेयर्स जो हैं, सिक्योर शेल, उसको आपने करना है, ये मोस्टली लिनक्स के लिए होता है, आप इसको इनेबल करते हैं। तो सर आरडीपी किस लिए होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ओके। अच्छा जी, अब आगे जी लाइसेंसिंग, सेव अप टू 49% विद अ लाइसेंस यू ऑलरेडी ओन। अच्छा, अगर ये जो वर्चुअल मशीन अगर आप क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली इस वर्चुअल मशीन के लिए आपके पास सर्वर का लाइसेंस भी तो होना चाहिए ना। तो अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है तो जो टोटल कॉस्ट ऊपर वो आपको बता रहा था उसमें से तकरीबन 49 या 50% वो निकाल देगा। क्लियर है ना ये बातें? अब हम आगे जा रहे हैं डिस्क की तरफ, स्टेप नंबर 2। अच्छा, अब आप इसमें स्टोरेज कौन सी लगाना चाहते हैं, कौन सी हार्ड ड्राइव्स आप इसमें अटैच करना चाहते हैं, अब ये चीज़ें आ गई हैं आपके पास। तो यू हैव टू चूज़, ये देखें सबसे पहले तो इसमें है जी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क कौन सी होगी, ठीक है जी। और उसके बाद डाटा डिस्क कौन सी होगी। दो तरह की डिस्क होती हैं, एक डाटा डिस्क और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो रिकमेंडेड है कि आप SSD जो है वो लगाएं। और आपके पास स्टैंडर्ड SSD भी है, प्रीमियम SSD भी है और स्टैंडर्ड HDD भी है। स्टैंडर्ड HDD कौन सी होती है भला? ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो हम यूज़ करते हैं, जो मैकेनिकल होती है। और SSD जो है वो सॉलिड स्टेट डिस्क जो है, ये फास्ट है और स्पीडी है ये। ओके, इसमें से आप जो भी चूज़ करना चाहें, यू हैव द ऑप्शन कि आप इसमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। इंक्रिप्शन, हम यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसी के साथ हम जाएंगे। अभी हम इसको छेड़ नहीं रहे क्योंकि इंक्रिप्शन चेंज करने की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वेल आगे है जी डाटा डिस्क। यू कैन ऐड एंड कन्फिगर एडिशनल डाटा डिस्क फॉर योर वर्चुअल मशीन्स और अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, या हम न्यू मशीन, न्यू हार्ड ड्राइव जो है वो क्या करेंगे, अटैच करेंगे। और वो हम कैसे अटैच करेंगे, वी विल क्रिएट एंड अटैच अ न्यू हार्ड डिस्क। अच्छा जी, उसमें अब हमने ऑप्शंस हमने क्या लेनी है, ऑप्शंस हमने ये लेनी है, हमने करना है कि क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क। तो यहाँ हम अपनी डिस्क का कोई भी नेम रखेंगे, जो भी है। हमारी ये डिस्क 0 है, ठीक है, यानी डाटा डिस्क 0 है, पहली डिस्क है। और सोर्स टाइप क्या है, ये एम्प्टी डिस्क है, इसमें पहले से कुछ नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, ये आगे हमने स्टोरेज में देखनी है कि स्नैपशॉट क्या होती है, स्टोरेज ब्लॉक क्या है या और क्या चीज़ है। अभी हम यहाँ पे एम्प्टी डिस्क, एक खाली डिस्क के तौर पे जा रहे हैं। और इसकी स्पेस कितनी है हमारे पास, यहाँ पे देखें, ये है जी 1024 GB। 1024 GB का मतलब है कि हमारे पास जो है वो 1 टेराबाइट स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आपको इतनी बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए डाटा के लिए तो आप इतनी बड़ी हार्ड डिस्क चूज़ कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, ये हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो फिर आप इसके साइज़ को कम कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे चेंज साइज़ करता हूँ और ये देखें, उसी तरह डिस्क के यहाँ पे बेशुमार मॉडल्स हैं आपके पास। और ये वाली हार्ड डिस्क जो है वो सिलेक्टेड है,
मैं कहता हूँ कि मुझे छोटी सी हार्ड डिस्क चाहिए और मुझे चाहिए जी ये 64 GB की हार्ड डिस्क चाहिए बस। इसको मैं ओके करता हूँ। अच्छा, इसको छोड़ें, ये मैंने ओके कर दी। 64 GB की हार्ड ड्राइव मैंने इसके साथ अटैच किया, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम नेटवर्किंग की तरफ जाएंगे अब। वेल, डिफाइन नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर योर वर्चुअल मशीन। अब ये जो वर्चुअल मशीन है, फिजिकल मशीन में तो हम नेटवर्क कार्ड लगाते हैं ना, और वहाँ से एक केबल निकाल के स्विच में लगाते हैं हम। तो इसमें भी ऐसा ही है। इसमें जो केबल मेन सर्वर को आ रही होती है, मेन सर्वर के साथ जो अटैच हो रही होती है, आप ये समझें कि मेन फिजिकल सर्वर के अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो केबल सब में लगी हुई होती है वर्चुअली। और आप हर वर्चुअल मशीन को अलग से आईपी एड्रेसेस भी असाइन कर सकते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क, आप कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, मतलब आप कौन से स्विच के साथ कनेक्ट हैं, इसको हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है ना वर्चुअल नेटवर्क, सपोज आपके पास ये ऑप्शन होती है ना कि सर्वर से केबल आप किसी भी स्विच में लगा दें। तो यहाँ जो स्विच है उसका क्या नेम है, उसका ये नेम है जी लर्न और दिस वी नेट। ये आप इस वी नेट के साथ कनेक्टेड है, यानी केबल आपने इस वाले स्विच में लगा दी है, ये जो भी है। आपका सबनेट कौन सा है जी, आईपी एड्रेसिंग का है थोड़ा आइडिया आप लोगों को? जी सर। हाँ, अगर नहीं है तो आई रिकमेंड कि उसको थोड़ा रिव्यू कर लें, और स्टिल इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो मैं इसको आपको उसका एक ओवरव्यू सा दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एनी हाउ, ये क्लास ए का आप यहाँ पे कह लें 10.0.0.0/24, और ये उसने सबनेटिंग की हुई है, तो ये वाला सबनेट है। अगर आप चाहते हैं कि इसी डिफ़ॉल्ट सबनेट के साथ, यानी अब आपकी वर्चुअल मशीन को इसमें से कोई 10 वाली सीरीज़ में से कोई आईपी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने अपना नया वर्चुअल सॉरी जो आईपी सबनेट है वो आपने नया क्रिएट करना है, या पब्लिक आईपी आपने कोई अलग से देना है, तो यू हैव ऑप्शन, आप यहाँ से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक आईपी, यहाँ पे पब्लिक आईपी नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। पब्लिक आईपी एक वेरिएबल में सेव होता है, और वेरिएबल का क्या नेम है, गूगल विज आईपी, ठीक है ना। हाँ, हम बाद में जब मशीन क्रिएट हो जाएगी तो हम उस आईपी को देख सकेंगे। उसके बाद है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। क्या आप इसको किसी इस नेटवर्क कार्ड के साथ आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना चाहते हैं? ये बेसिकली सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म है, जैसे फायरवॉल नहीं होती, फायरवॉल का कंसेप्ट है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी इसी तरह की चीज़ है कि मेन आप क्या ये ऑप्शन रखना चाहते हैं कि आप कुछ आईपीज़ के साथ तो ट्रैफिक को इनेबल करें और कुछ आईपीज़ के साथ ट्रैफिक को डिसेबल कर दें। तो अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं, ये फीचर यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप बेसिक लेवल का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप या एडवांस लेवल का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आप इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करेंगे। और अगर आप ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहते तो देन यू कैन चूज़ नन। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वाली जो ऑप्शन है ये हमारे पास होती है। देन है जी पब्लिक इन बाउंड पोर्ट्स। ये आपको याद होगा कि हमने ये वाली पोर्ट्स जो हैं वो ओपन की थी, ये उस स्क्रीन पे भी हैं और ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें वही चीज़ है। लोड बैलेंसिंग को हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। वेल, इस वर्चुअल मशीन की हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ठीक है जी। और एज़्योर जो होता है, एज़्योर की जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको एक डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन प्लान मिलता है जिसको हम कहते हैं एज़्योर सिक्योरिटी सेंटर बेसिक प्लान। ये एक बेसिक लेवल की सिक्योरिटी होती है। अगर आपको इससे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, जब हम सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे तो इस प्लान की चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। इससे ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी चाहिए तो देन आप बेसिक प्लान में नहीं जाएंगे, देन आप किसी एडवांस प्लान में जाएंगे। ओके जी।
अच्छा जी, जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग के लिए आपको पता है कि कुछ लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं, ऐसे ही है ना? और लॉग्स वगैरह जो जनरेट होते हैं तो उनको स्टोरेज भी चाहिए होती है स्टोर होने के लिए। तो वो आपके ये जो भी प्लान है आपका, उसी प्लान के अंडर मैनेज्ड स्टोरेज अकाउंट एक जो है वो बनाया जाएगा और उसमें आपके सारे लॉग्स और मॉनिटरिंग का जो डाटा है या बूट डायग्नोस्टिक्स का जो डाटा है वो सारा वहाँ पे सेव किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से कोई स्टोरेज अकाउंट जो है वो उसको देना चाहते हैं, मतलब स्टोरेज आप अलग से मैनेज करना चाहते हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पस ओनली, तो देन स्टिल यू हैव ऑप्शन कि आप अपनी अलग स्टोरेज यूज़ करें। एंड इफ़ यू वांट नॉट टू मॉनिटर तो यू कैन डिसेबल मॉनिटरिंग। और इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ गेस्ट डायग्नोस्टिक्स वगैरह होती हैं और वो अगर आप चाहते हैं कि उनकी भी लॉगिंग हो, वो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एजियर की एक्टिव डायरेक्टरी भी आपने इस पर कन्फिगर करनी है और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वगैरह वो हमने शुरू में कुछ देखे थे, तो आप इसको इनेबल करेंगे। इफ़ यू वांट ऑटो शट डाउन के जी आपकी ये जो वर्चुअल मशीन है ये डे टाइम में सिर्फ यूज़ होती है, रात में ये यूज़ नहीं होती, तो आप इस पर कुछ स्केड्यूल अप्लाई कर सकते हैं। और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अपडेट्स वगैरह आते हैं वो भी आप इनेबल कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट्स वगैरह जो हैं वो मिलते रहें। तो ये इसी तरह से एडवांस की टैब पे हम पहुंच गए हैं जी। देयर इज़ नथिंग स्पेशल हेयर और इन चीज़ों को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। वीएम की जनरेशन वगैरह कौन सी होती है, जनरेशन 1 है या 2 है, इन चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। अब मैंने ये देखा नहीं है कि जो नोट्स हैं उनमें ये जनरेशन 1 सिलेक्ट किया उन्होंने या जनरेशन 2। हाँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट सर्वर 2019 यू गो विद जनरेशन 2। मीन अगर आप सर्वर 2016 को भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो भी आई रिकमेंड कि यू गो फॉर जनरेशन 2। और अगर आप जो है वो इससे पिछला मेजर वर्जन डिफरेंस क्या है जनरेशन 1 और 2 में? इसमें आप कह लें कि ये जैसे वर्जन्स होते हैं ना, आपके विंडोज़ के वर्जन्स हैं, ऐसे ही ये वर्जन्स हैं डिफरेंट बेसिकली। लाइक अगर आप ये जो हम हाइपरवाइज़र इसके ज़रिए भी हम जो मशीन्स वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें अगर आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 क्रिएट करेंगे तो वो जनरेशन 1 में क्रिएट करेंगे, मतलब ये कंपैटिबिलिटी का इशू है। और अगर आप विंडोज़ 10 या सर्वर साइड पे जाएंगे 2016 या अबव क्रिएट करेंगे तो वो जनरेशन 2 में जाएंगे। अगर आप लिनक्स की मशीन क्रिएट करेंगे तो जनरेशन 1 में जाएंगे। मतलब इस तरह की ना ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हुए थोड़ा उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने जनरेशन को डिस्कस नहीं किया। एनी हाउ नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी टैग्स पे। अच्छा, वो टैग्स हमने देखे थे ना कि हम टैग्स रखते हैं, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट रख सकते हैं, डिस्प्ले नेम, दिस क्रिएटेड बाय, ये किसने क्रिएट की है, क्रिएटेड फॉर किसके लिए क्रिएट हुई है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, पहले तो मैं लिखता हूँ डिस्प्ले नेम और यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख देता हूँ जी। इस मशीन का हमने क्या नाम रखा था, नाम रखा था, चले ज़ुबैर वीएम मैंने लिख दिया। और ये मैं करता हूँ जी क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी सपोज ये फ्रीलांसिंग या फ़लाँ किसी डिपार्टमेंट के लिए। तो ये टैग्स हैं। टैग्स का मतलब ये है कि इस वर्चुअल मशीन को देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ये वर्चुअल मशीन किसकी है, ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट की है। तो एट द एंड वी विल गो फॉर रिव्यू प्लस क्रिएट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये वैलिडेट होंगे कुछ। यू हैव सेट RDP पोर्ट्स ओपन टू द इंटरनेट, ओके नो प्रॉब्लम, ये मैंने खुद किया है, वैलिडेशन पास हो गई है हमारी। और अब यहाँ पे हमारे पास बटन है क्रिएट का, तो मैं इसको, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
ये टैग्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो उन टैग्स वगैरह को यूज़ करता है और ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो वीएम क्रिएट हो रही है ये इस सब्सक्रिप्शन में हो रही है, ये वाली, और इस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट हो रही है। रिसोर्स ग्रुप मीन अ कंटेनर। और अगर आप यहाँ से ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है उसके डिटेल्स वगैरह डाउनलोड करना चाह रहे हैं जो हमने पहले देखी भी थी, तो यू कैन क्लिक हियर। अच्छा, ये स्टेटस ओके ओके ओके, ये गूगल बिज आईपी, ये एक वेरिएबल है हमारा पब्लिक आईपी इस मशीन का इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और तो ये द फर्स्ट वन इज़ वर्चुअल मशीन, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन्स। और ये जो है ये आपका नेटवर्क इंटरफेस है, यानी नेटवर्क कार्ड को, आपके नेटवर्क कार्ड का नेम क्या है वो ये है, दिस वन। और ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, और ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है, यानी स्विच जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क इसको हम स्विच कह सकते हैं। और ये हमारा आईपी है, पब्लिक आईपी, इस वेरिएबल के अंदर हमारा पब्लिक आईपी स्टोर्ड है। आवर डिप्लॉयमेंट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। ये टॉप पे यहाँ पे इसका क्लाउड शेल है, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन अपीयर हो जाती है जहाँ पे आप कमांड्स वगैरह लिख सकते हैं। तो आपने पावर शेल के साथ जाना होता है। बैश इज़ फॉर लिनक्स लवर्स, यू नीड टू गो विद पावर शेल। और यू हैव नो स्टोरेज। अच्छा, फ़िलहाल हम इस लैब में स्टोरेज पे नहीं जा सकते। ओके जी, डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड, और ये हमारी वीएम जो है वो क्रिएट हो गई है। गो टू रिसोर्स मीन आई विल गो टू द वीएम। ओके जी, ये मेरी वीएम है, इसका स्टेटस यहाँ से मुझे पता चलता है रनिंग, ये लोकेशन है, सब्सक्रिप्शन नेम ये है, सब्सक्रिप्शन आईडी ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, इस मशीन का साइज़ क्या है, इट्स DS1V2, और ये उसकी आगे डिटेल्स हैं। पब्लिक आईपी यस, अब यहाँ पे हमें पब्लिक आईपी शो हो रहा है, एंड आई कैन कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये पब्लिक आईपी मेरा जो है वो हो गया है कॉपी। और अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ तो इफ़ आगे अगर फायरवॉल्स वगैरह जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, वहाँ पे पिंग अलाउ है, तो ये पिंग वहाँ तक पहुँचेगी। और अगर पिंग अलाउ नहीं है तो पिंग का यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आएगा। एनी हाउ, लेकिन बाकी चीज़ें क्या हैं जी, वर्चुअल मशीन की ये डिटेल्स हैं, कंप्यूटर नेम है जी गूगल बेस, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, एंड दिस जो भी है 2019 डाटा सेंटर है, सेकंड जनरेशन, और वर्चुअल मशीन की जनरेशन भी सेकंड है। तो यहाँ से आप चीज़ें जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं आपके पास क्या चीज़ें। प्राइवेट आईपी इसका ये है, रिमेंबर कि किसी भी नेटवर्क का प्राइवेट आईपी जो है वो 4 से शुरू होता है एजर क्लाउड में, वो फर्स्ट 3 आईपीज़ यूज़ नहीं होते। और पब्लिक आईपी ये है, ये हमें नज़र आ रहा है पहले से, वर्चुअल नेटवर्क है, और ये उसका साइज़ एंड द अदर थिंग्स यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वही
वांट टू कनेक्ट टू दिस वर्चुअल मशीन, तो वो आई विल गो टू, अच्छा यहाँ से आप, ये चूँकि स्टार्ट है ना, ये रनिंग है यहाँ से, तो यू कैन स्टॉप दिस वर्चुअल मशीन। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं स्टॉप कर दूँ, स्टॉप कर दें यहाँ पे, ठीक है। इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दें। मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट मैं करूँगा जी यूजिंग द RDP। अच्छा जी, यूजिंग द RDP, ये मेरा पब्लिक IP है और ये मेरी पोर्ट है। इसके लिए डाउनलोड RDP फाइल, मैं एक छोटी सी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और उसका नेम वही है जो मेरे यहाँ पे मेरी मशीन का नेम .RDP। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इस मशीन के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। रिमेंबर मैंने ये जो पोर्ट है ये मैंने अनेबल की हुई है, दिस वन 3389। अगर मैंने अनेबल ना किया होता तो मुझे यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता, तो फिर मैं दोबारा से उस पोर्ट को ओपन कर सकता था। तो अभी बस जो मशीन है उसके साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। ओहो, अच्छा हमने क्या किया है, हमने जी वर्चुअल मशीन क्रिएट की है और उसका पासवर्ड नहीं लग रहा। सॉरी, ये जो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हम इस अकाउंट के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हम मोर चॉइसेस में जाके इस अकाउंट के साथ नहीं जाएंगे, यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट। यूज़र नेम हमने लिखना था, यूज़र नेम ज़ुबैर था और पासवर्ड। क्या होगा, यूज़र नेम ज़ुबैर ही था ना? यस सर। पासवर्ड को 12 डिजिट था, या 12 इसका अल्फाबेट्स था। जुबैर वीएम था शायद, जुबैर वर्चुअल मशीन। नहीं, ज़ुबैर VM तो वो था ना, वर्चुअल मशीन का था। वो एडमिन लिखा था ना, तो उसने कहा था ये रिजर्व वर्ड है, तो फिर ज़ुबैर लिखा था आई थिंक यूज़र नेम। शुक्र है। ये जी, ये वर्चुअल मशीन हमारे सामने अपीयर हो गई है। तो पहले क्या था, पहले हम फिज़िकल मशीन लेते थे, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। अब हम VM में करते हैं, वर्चुअल मशीन में करते हैं। पहले फिज़िकल मशीन थी, अब हमारे पास वर्चुअल मशीन है। तो दिस इज़ योर 2019 सर्वर, और अब ये सर्वर आपके पास है। आपने इस पर क्या इंस्टॉल करना है, आपने इस पर SQL सर्वर इंस्टॉल करना है, आपने इस पर ईमेल सर्वर को इंस्टॉल करना है, आपने इस पर फाइल सर्वर कोई, इसको फाइल सर्वर बनाना है, आपने इसको कोई VPN सर्वर बनाना है, वट एवर यू वांट। आप यहाँ से इनके रोल्स वगैरह ऐड करेंगे और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफ़िल कर लेंगे। इन शॉर्ट, चलें, लेट मी क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। सर्वर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक रोल्स होते हैं और एक फ़ीचर्स होते हैं।
ये रोल्स हैं आपके पास, एक्टिव डायरेक्टरी, सर्टिफिकेट सर्विसेज, डोमेन सर्विसेज, ठीक है, राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, DHCP सर्वर, DNS सर्वर, फाइल एंड स्टोरेज, और इसी तरह से और चीज़ें हैं। नेटवर्क कंट्रोलर है आपके पास, रिमोट एक्सेस है, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज हैं, और वेब सर्वर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो हैं वो आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे फीचर्स हैं कुछ, लाइक आपने .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, बिट लॉकर यूज़ करना है, आपने ग्रुप पॉलिसी, फेल ओवर, क्लस्टरिंग यूज़ करनी है आपने, और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है वो आपने यूज़ करना है। ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। तो अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपने इससे क्या काम लेना है। आप इस पर ये देखें, पीछे SMTP सर्वर था वो आपने यूज़ करना है, और टेलनेट क्लाइंट है वो आपने यूज़ करना है, विंडोज सर्वर का बैकअप है वो यूज़ करना है आपने, एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर यू वांट। तो दिस इज़ योर सर्वर, और इसको आप रिमोटली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, वेरी सिंपल। यानी आपकी इदारे ने हो सकता है इस तरह के कोई 10 या 12 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई होंगी, उनके डिफरेंट रोल्स होंगे, जो भी उनके रोल्स होंगे। अब सपोज़ अगर ये एक वेब सर्वर है सपोज़, तो इस पे आप कोई वेबसाइट वगैरह जो है वो होस्ट कर सकते हैं। और वेब सर्वर आप इसको वेब सर्वर कैसे बनाएंगे, सपोज़ वो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे वेब सर्वर, तो ये वेब सर्वर बन जाएगा। और वेब सर्वर बनाने के बाद आप इस पर कोई वेबसाइट होस्ट करेंगे बेसिकली दिस इज़ नॉट इन आवर लैब स्कोप, बट आई वांट टू ट्राई इफ इट अलाउज to install the web server. Let's see and watch if it allows. तो इसको मैं ज़रा रिस्टोर कर देता हूँ, ये इंस्टॉलेशन इसकी होती रहे। गो फॉर आवर रिसोर्स, ये हमारा रिसोर्स है। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं यहाँ से स्टॉप कर दें, रीस्टार्ट करना चाहते हैं मशीन को रीस्टार्ट कर दें, एंड इफ़ इट इज़ स्टॉप यू कैन स्टार्ट इट हियर। कनेक्ट के लिए रिमोट डेस्कटॉप की फ़ाइल आप यहाँ से लेंगे, और बाकी ये आगे हमारे टॉपिक्स हैं, एक्सेस कंट्रोल और कुछ चीज़ें नेटवर्किंग से रिलेटेड, कुछ चीज़ें जो हमने की हैं। ये भी हमारा आगे टॉपिक आ रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह। उसमें हम इन बाउंड और आउट बाउंड पोर्ट रूल्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रूल्स इसमें पहले से बने हुए होते हैं, लेकिन हमने ये देखें, ये अलाउ रिमोट डेस्कटॉप इन बाउंड ये अलाउ किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी वजह से हम इसको एक्सेस करने के काबिल हुए। और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं, डिस्क पे आ जाएं, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क थी। ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क है और ये डाटा डिस्क है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क है, आपको याद होगा कि ये प्रीमियम SSD थी और ये उसका साइज़ था, और ये बाकी उसके, और ये हमारी डाटा डिस्क, इफ़ देयर इज़ अ डाटा डिस्क। और VM का साइज़, ये हमारे पास VM के साइज़ थे, ये जो हमने मशीन वगैरह क्रिएट की। और इसी तरह लॉक्स, हमारा आगे एक टॉपिक आ रहा है लॉक्स का, कि हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को कोई बंदा एक्सीडेंटली डिलीट वगैरह ना कर सके, तो वी हैव ऑप्शन, हम यहाँ से उसको करेंगे। और ऑटो शट डाउन स्केड्यूल वगैरह हम कर सकते हैं। मशीन का बैकअप वगैरह लेना है वो हम कैसे लेंगे। और इसी तरह से वी हैव अदर ऑप्शंस। तो अगेन अगर आप होम पे वापस जाते हैं तो ये देखें, ये रीसेंट रिसोर्सेज हमने ये वाले यूज़ किए हैं। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है, मींस मेन कंटेनर है दिस वन, और इसके अंदर ये हमारी वर्चुअल मशीन ये वाली। तो अगर मैं रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे नज़र आता है कि मेरे इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल मशीन ही नहीं होती,
एक वर्चुअल मशीन के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुझे स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ये देखें स्टोरेज अकाउंट, ये पब्लिकली क्रिएट हुआ, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई, ये पब्लिक एड्रेस है जिसके ज़रिए हमने इसको एक्सेस किया। ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, अ काइंड ऑफ फायरवॉल। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है, नेटवर्क कार्ड इसको कह लें, ठीक है। ये हमारी डिस्क है और ये हमारा स्विच है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं हमारे इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर। और एक वर्चुअल मशीन को रन होने के लिए 7 जो चीज़ें हैं वो चाहिए होती हैं। अभी हमने ये वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया था तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने आई थी। ऐसे ही अगर मैं किसी और चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो उसकी डिटेल्स भी हमारे सामने आ जाएंगी। लाइक अगर मैं ये वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका जी इंटरफेस है और ये उसका आईपी एड्रेस है और दिस एंड दैट। अगर मैं ये डिवाइस फर्दर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह है वो हमारे पास नज़र आ जाएगी। और ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। लेट्स सी, हमारा ये जो था इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, ठीक है जी, क्लोज। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और ये मैंने पब्लिक आईपी कॉपी किया था, याद है ना आपको, और इसको मैं एंटर करता हूँ। Yes. तो ये देखें अब वहाँ पे उस वेब सर्वर पे जो पेज है डिफ़ॉल्ट पेज वो यहाँ पे अपीयर हो गया। अच्छा, अब मैं ये आईपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इधर चैट विंडो में। आप सब लोग इस आईपी को एक्सेस करें और मुझे बताएं कि आपके पास ये पेज अपीयर हो रहा है। और ये पेज अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है ये आपकी वेबसाइट है जो आपने यहाँ पे रखी है। आप इस वेबसाइट को चेंज भी कर सकते हैं, आप इस पेज की जगह पे अपना वेब पेज भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जी सर, हो रहा जी है। सर, हो रहा है। ओके जी, तो इट मीन्स के ये आपका वेब सर्वर वाला, हाल तो ये हमारे स्लैब के स्कोप में नहीं था, लेकिन आज मैं ये जा रहा था कि ये जो मीन के पोर्टल है, हम पोर्टल को एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरह से इसका वॉक थ्रू कर लें ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि अच्छा पोर्टल को हम कैसे यूज़ करते हैं और अगर वीएम हमने कोई क्रिएट करनी है तो उसकी क्या डिटेल्स वगैरह क्या हो सकती हैं, हम कैसे कैसे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया था, आज हमने एक वीएम क्रिएट की है। क्रिएट अ रिसोर्स में जाके ये वीएम हमने क्रिएट की है। हम स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हैं और हम रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और हम इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। गो टू आ रिसोर्स और यहाँ से देखें। अच्छा, ये यहाँ आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो नज़र आ रहे हैं। लाइक ये हमने इस ऑप्शन पे हम गए थे। अगर हम कोई वेब ऐप यूज़ करना चाहते हैं जो कि हमने आज की है, वेब सर्वर इंस्टॉल किया है और उस पर जो डिफ़ॉल्ट पेज था वो हमने देखा है, SQL डेटाबेस है, ठीक है, ऐसे ही फंक्शंस हैं। तो ये आगे हमारे कोर्स में चीज़ें आएंगी। ये स्टोरेज अकाउंट है और इन चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके स्टडी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो था, आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो यही थी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका तो वो हम ले लेते हैं।